नमस्कार दोस्तों। कल हम संख्या पद्धति में पार्ट 1 पढ़े थे, जिसमें कुछ संख्याओं के बारे में पढ़े थे, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज संख्याओं को आज पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। तो आज उसका पार्ट दूसरा है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है? तो वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 5 ही है, -5, इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 25 प्राप्त होगा, धनात्मक संख्या। √5 कर देंगे तो भी इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग से कणी हट जाएगी तो बचेगा 5। यानी कोई भी संख्या इस तरह का आपको दिखाई दे वास्तविक संख्या, अगर इसका वर्ग करें, अगर वो धनात्मक संख्या प्राप्त हो तो समझ जाइए कि वो आपकी वास्तविक संख्या है। जैसे मान लीजिए ये है -5, इसका अगर वो आप वर्ग कर रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा? -5 प्राप्त होगा, यानी काल्पनिक संख्या हो जाएगी। -5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपकी काल्पनिक संख्या, यानी ये वास्तविक संख्या नहीं होगी। तो वास्तविक संख्या उसे कहा जाता है जिसका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसे कहा जाता है? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, उसे काल्पनिक संख्या कहा जाता है। देखिए, जैसे वास्तविक संख्या तो हम समझ गए, उसके बाद काल्पनिक संख्या में जैसे बात करेंगे तो जैसे आपको -7 कर दें, √-7, इसका आप वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? आपका -7 प्राप्त होगा, यानी कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। किसी भी संख्या का वर्ग करें, अगर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है तो वो आपकी काल्पनिक संख्या है। जैसे √-6 का वर्ग कर दीजिए, इसका भी वर्ग करेंगे तो -6 प्राप्त होगा, ये आपकी काल्पनिक संख्या है। और कोई संख्या काल्पनिक, जैसे -6 आपसे पूछे तो -6 वास्तविक संख्या है, लेकिन ये प्रतीक बता रहा है, इसके लिए ये बताता है कि ये संख्या काल्पनिक है, ना कि ये संख्या काल्पनिक। तो आप ध्यान दीजिए, ये आपकी वास्तविक संख्या है, लेकिन चिन्ह बताता है कि ये संख्या काल्पनिक है। तो आप समझ गए होंगे कि वास्तविक और काल्पनिक क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे समृद्ध संख्या, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। समृद्ध संख्या किसे कहा जाता है? वास्तविक संख्या प्लस माइनस काल्पनिक संख्या को ही समृद्ध संख्या कहा जाता है। जैसे आपके लिए देखिए एग्जाम्पल है, जैसे 5 + √-3, तो इसका क्या है? जैसे ये आपकी वास्तविक संख्या है और रूट में जो है -3 आपकी काल्पनिक संख्या है, तो इस दोनों का योग जो है क्या है? आपका समृद्ध संख्या, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। माइनस भी हो सकता है, देखिए वास्तविक संख्या +- काल्पनिक संख्या, तो 7- ये आपकी क्या होगी? वास्तविक, ये होगी काल्पनिक। वो समृद्ध संख्या अगर आपसे पूछे तो इसी तरह का आपको दिखाई देगा, इसी तरह की संख्या समृद्ध संख्या है। केवल एक लिख देगा ये तो वो वास्तविक हो गई, ये काल्पनिक हो गई। इन दोनों का देखिए मिलाप क्या है? समृद्ध संख्या, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ये कौन सी संख्या है? ये आपकी क्या है? ये है काल्पनिक संख्या, ये है वास्तविक संख्या। तो दोनों का देखिए, अब इसका वर्ग करेंगे तो काल्पनिक प्राप्त होगा, ये वास्तविक प्राप्त होगा। तो ये की क्या है? आपकी समृद्ध संख्या। अब देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे पूछता है समृद्ध संख्या। जैसे क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी समृद्ध संख्या है? अब ऑप्शन 4 है, तो बताइए कौन सी समृद्ध संख्या है? 5 ये वास्तविक है, 7 ये भी वास्तविक है। इसको अब देखेंगे तो ये आपकी समृद्ध संख्या है। 5 वास्तविक है, √-3 क्या है? काल्पनिक संख्या है। तो ये आपकी ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी समृद्ध संख्या है? इसको देखेंगे तो ये दोनों काल्पनिक है। देखिए -6 भी काल्पनिक है, -7 भी काल्पनिक है। तो ये ऑप्शन ये वाला तो ये भी गलत हो जाएगा, ये चारों गलत है, ये क्या हो जाएगा? तीनों गलत है और ये सी नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए अगला पढ़ेंगे इसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम पढ़े हैं, लेकिन ये पूर्ण संख्या जो है दूसरा है। देखिए जैसे हम पढ़े थे जो पूर्ण संख्या, उसका अंग्रेजी नाम था होल नंबर, लेकिन इसका है अंग्रेजी नाम परफेक्ट नंबर। पूर्ण संख्या ये भी है, लेकिन इसका इंग्लिश नाम है परफेक्ट नंबर। इसे परफेक्ट नंबर किसे कहा जाता है? वे संख्या है जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर, यानी स्वयं उसी की संख्या को छोड़कर पुनः वही संख्या प्राप्त हो, उसे कहा जाता है पूर्ण संख्या, यानी परफेक्ट नंबर। जैसे 6 मान लीजिए
तो 6 का आप वो गुणनखंड कीजिए तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। लेकिन क्वेश्चन आप परिभाषा में क्या बोल रहा है, स्वयं को छोड़कर, यानी 6 को हम निकाल रहे हैं तो इस 6 को छोड़ दीजिए, वही संख्या प्राप्त हो, यानी जिनके गुणनखंडों का योग, यानी इन तीनों को आप जोड़िए, 3 2 5 1 6, देखिए वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये आपका परफेक्ट नंबर। अब 12 को देखेंगे तो 12 में अब करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा स्वयं, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 12 होगा। देखिए इनको जोड़ते हैं, क्या ये परफेक्ट नंबर है। तो 12 यानी इसको तो हम छोड़ देंगे, अब इसको देंगे 6 4 10, 3 13, 2 15, 1 16 हो जाए, यानी ये 12 परफेक्ट नंबर नहीं है। तो 6 के बाद आप देखेंगे तो 28 आता है, 28 परफेक्ट नंबर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस तरह से परफेक्ट नंबर में, जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं परफेक्ट नंबर है, तो आप इसमें से बताएंगे। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो ऑप्शन बी जो है 6 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 28 नहीं है, 12 पूर्ण संख्या है ही नहीं, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन हो जाए बी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, ऑप्शन बी 6। अब इसके बाद पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव नहीं है, अर्थात वे संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग जाए या स्वयं का भाग जाए, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अब जैसे 2 है, जिसके इसके गुणनखंड समझ है, क्योंकि या तो स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा। इसको भी देखिए, या तो स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या वही की परिभाषा यही है कि या तो संख्या स्वयं से कटे या तो 1 से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में कि 1 से लेकर 25 तक बताइए कितनी अभाज्य संख्या होंगी, या 1 से लेकर 100 तक बताइए कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो उसको आप याद कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। देखिए 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 9 अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 30 तक पूछे तो 1 से लेकर 30 तक 10 होती है। 1 से लेकर 50 तक होता है 15 अभाज्य संख्या। उसके बाद 1 से लेकर 75 तक होता है 21 अभाज्य संख्या, और 1 से लेकर 100 तक पूछे तो 1 से लेकर 100 तक होता है आपका 25 अभाज्य संख्या। ये आपको डायरेक्ट एग्जाम पूछ देता है कि 1 से लेकर 75 तक बताइए अभाज्य संख्याएँ कितनी होंगी, तो आप याद कर लीजिए, आपको बहुत ही आसानी होगी। कब तुरंत आप देखेंगे याद रहेगा तो मार देंगे। तो ये हो गया हमारी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद भाज्य संख्या। एक चीज़ और जान लीजिए अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या में जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। और पूछते हैं कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है आपकी 3। तो ये हो गया आपका 2 फैक्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो ये आपका 2। एक न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है। अब उसके बाद है अगला भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहा जाता है, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव हो उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 4 6 8 9 10 12 14 डॉट बहुत सी संख्याएं हैं जिसका गुणनखंड समानांतर संख्या है। तो आपसे पूछेगा इसमें क्वेश्चन किस तरह से भाज्य संख्या में किस बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। आपके 4 ऑप्शन है, बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करेंगे तो 6 नहीं है, 6 से छोटा 4 है। उसके बाद 8 यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ये सभी बड़ी अभाज्य संख्या है, सॉरी भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी आपकी 4। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए, सॉरी अभाज्य निकल जा रहा है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपकी क्या होगी इसमें से बताइए। तो 4 तो सम है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 11 तो भाज्य नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। 12 देखेंगे तो ये आपका विषम नहीं है, सम है, ये भी गलत। यानी आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही है, यानी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो होगी 9 होगी। ये आपका फैक्ट है, ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9।
अब देखिए इसमें क्वेश्चन जैसे कैसे पूछता है, जैसे आपसे पूछ दे 1 से लेकर 30 तक कितने भाज्य संख्या होती है, तो 1 से लेकर 30 तक 19 भाज्य संख्याएँ होती हैं। 1 से लेकर 50 तक 34 भाज्य संख्या होती है। 1 से लेकर 75 तक 53 भाज्य संख्या होती है तथा 1 से लेकर 100 तक आपसे पूछे तो 74 भाज्य संख्याएँ होती है 1 से लेकर 100 तक। ये हो गया आपका भाज्य और अभाज्य। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली संख्या। अगली संख्या है आपका सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? सअभाज्य मतलब जाहिर सी बात है, जैसे आपका दिया है वे संख्या युग्म, युग्म मतलब संख्याओं का, जैसे कम से कम 2 संख्या इसमें होनी चाहिए, 2 से अधिक भी हो सकता है, कम से कम 2 होनी चाहिए। तो वे संख्या युग्म जिनका यसीएफ मतलब मसा 1 हो, उसे कहा जाता है सअभाज्य संख्या। अब जैसे आपको ऑप्शन में दे देगा इस तरह से, अब पूछिएगा कौन सा सअभाज्य संख्या है, तो देखिए दोनों का मस 1 हो रहा है कि नहीं। इन दोनों का मस देखिए 1 होगा, इसका भी मस 1 होगा, इसका भी मस 1 होगा, तो ये सब की क्या है आपका सअभाज्य संख्या है। तो सअभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? वे संख्या युग्म जिनका मासा यानी एचसीएफ 1 हो, उसे सअभाज्य संख्या यानी इंग्लिश में इसको को प्राइम नंबर कहा जाता है। इसके बाद है आपका संख्याओं के गुणधर्म। अब जैसे संख्या हम पढ़ते हैं तो इनके गुणधर्म के, जैसे हम इसको हमेशा अपने दिनचर्या में यूज करते हैं हम, लेकिन इनके गुण ये नहीं जानते हैं कि इसमें कौन सा गुणधर्म लगा है। जैसे पहला आपका क्रम विनिमयता का नियम, उसके बाद है सहचारिता का नियम, उसके बाद है बंटन गुणधर्म। देखिए कैसे इसका हम यूज करते हैं और इसका हम नाम नहीं जानते हैं। जैसे आपका a + b = b + a, 1 × b = b × a, यानी जैसे आप देखेंगे 3 × 2 या 2 × 3 दोनों को मान तो 6 ही होगा। ये तो हम हमेशा करते हैं डेली यूज, लेकिन ये आपका नियम है। कौन सा नियम है? आपका क्रम विनिमयता का नियम, इसे हमें जानना चाहिए। तो आपसे एग्जाम में अगर इस तरह से पूछ दे, ऑप्शन दे दे और पूछे कि निम्न में से कौन क्रम विनिमयता का नियम है, तो हम तो डेली यूज करते हैं लेकिन समझ नहीं पाएंगे। तो ये आप जान लीजिए कि इस तरह से आपको दे 3 × 2 या 2 × 3 बराबर, ये हो गया आपका क्रम विनिमयता का नियम। 3 + 7 या 7 + 3 कर दीजिए, ये दोनों का मान तो 10 ही आएगा। ये भी आपका क्रम विनिमयता का नियम है। अब इसके बाद पढ़ेंगे दूसरा का सहचारिता का नियम। सहचारिता का नियम क्या होता है? जैसे a+ कोष्टक में b + c बराबर a + b कोष्टक में, उसके बाद b + c। दूसरा का है a × b कोष्टक में × c बराबर कोष्टक में × b कोष्टक बंद × c। यानी इसको कैसे करेंगे? देखिए 2 × 3 × 5 बराबर 2 × 3, देखिए 2 को इस तरह से करेंगे तो दोनों का मान कितना आएगा? 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 30। इसका मान भी 30 आएगा, इसका मान भी 30 आएगा, यानी दोनों का मान 30 आएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कौन सा नियम यहाँ पर लग रहा है। तो ये आपका सहचारिता का नियम, ये हमें जानना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ज़रूर पूछ सकता है जिस तरह से कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है। ये आपका है 5+ कोष्टक में 6 + 7, फिर कोष्टक में 5 + 6 कोष्टक बंद प्लस, इसका मान आप जोड़ेंगे तो ये 7 × 6 = 13, 13 × 5 = 18। इसका मान भी 18 आएगा, इसका मान भी 18 आएगा, दोनों का मान सेम है, लेकिन नियम कौन सा है? तो ये आपका सहचारिता का नियम है। अब इसके बाद लास्ट है आपका बंटन गुणधर्म। बंटन गुणधर्म क्या कहा जाता है? देखिए इसको हम पढ़ने के बाद ये तीनों नियम को, इस पर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर। अभी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। जैसे यहाँ बंटन गुणधर्म, बंटन गुणधर्म में जैसे सहचारिता और क्रम विनिमयता पढ़े, इनमें देखिए 2 नियम है, सहचारिता में और क्रम विनिमयता में। इसमें क्या है? 2 नियम है। लेकिन जैसे ही आप आएंगे बंटन गुणधर्म में, बंटन गुणधर्म में केवल एक ही नियम है, ये नियम है आपका बंटन गुणधर्म का। जैसे बंटन गुणधर्म का नियम का a × कोष्टक में b + c, उसके बाद a × b + a × c, यानी ये आपका बंटन गुणधर्म। इस तरह से हम हमेशा करते हैं अपने जीवन लाइफ में, एग्जाम में या फिर पढ़ते वक्त, लेकिन ये हमको ये नहीं पता है कि ये कौन सा नियम है आपका। देखिए इस पर हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन क्रम विनिमयता का नियम है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है।
आपको बताना है कौन क्रम विनिमयता का नियम है। अब जैसे हम पढ़े थे 5 + 4 बराबर, देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 + 5, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है 4 × 5 दे दिया है, 5 + 4, ये तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। दूसरका देखेंगे तो दूसरका आपको क्या दिखाई दे रहा है, दूसरका ये आपका बंटन गुणधर्म, यानी ये भी गलत है। हमें पूछा है क्रम विनिमयता का नियम। तीसरका देखेंगे तो 7 × 3 बराबर 3 × 7, यानी ये सही होगा। ये आपका क्या है क्रम विनिमयता का नियम, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको देखेंगे तो ये आपका कौन सा नियम है, तो ये हो गया आपका साहचर्यता का नियम है, यानी ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी। साहचर्यता क्रम विनिमयता का नियम क्या होता है, A × B बराबर B × A। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से बंटन गुणधर्म है। बंटन गुणधर्म अभी हम पढ़ें, देखेंगे ये पहला वाला ऑप्शन क्या है, तो आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो ये आपका साहचर्यता का नियम है, ये साहचर्यता का नियम है। ऑप्शन बी देखेंगे तो ऑप्शन बी भी देखिए ये भी साहचर्यता का नियम है, सेम यही है। ऑप्शन सी अब देखिए तो सी आपका है क्रम विनिमयता का नियम। ऑप्शन डी अब देखिए, ऑप्शन डी क्या है बंटन गुणधर्म, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाए सही होगा। एक इसी तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऑप्शन देखने को मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में साहचर्यता का नियम नहीं है। क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या करते हैं साहचर्यता पढ़ते हैं और नहीं ध्यान नहीं देते, और क्वेश्चन हमसे भी हम लोग भी एग्जाम में बहुत गलती करते हैं, तो ये आपको नहीं है, ये ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन साहचर्यता का नियम नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो दिया है तो जाहिर सी बात है A+ कोष्टक में B + C है, ये साहचर्यता का नियम है, यानी पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, शायद नहीं है पूछ रहा है। दूसरका देखेंगे, दूसरका भी साहचर्यता का नियम है, ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। ये C वाला देखेंगे तो C वाला भी नहीं है, सी वाला साहचर्यता का नियम नहीं है, यानी ये आपका बंटन गुणधर्म है। बंटन गुणधर्म ये ऑप्शन यही सही हो जाएगा। और सभी जो देखेंगे तो सभी जो ऑप्शन है सब साहचर्यता का नियम ही है। पूछा नहीं है तो नहीं वाले ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है बंटन गुणधर्म का नियम है। तो हम समझ गए सभी संख्याओं के बारे में, किस तरह से आपको संख्या से क्वेश्चन कथनों वाले पूछता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा हमें कमेंट करके। आगे हम आपको लेकर आएंगे तीसरा वीडियो। जब आप हमारे पहले वाले वीडियो को देखिए उसमें हम संख्या के बारे में बताए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आगे हम लेकर आएंगे इसी तरह का बढ़िया अच्छे वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।